हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ पूजा। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। लास्ट के वीडियोस में हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। इसके पहले हमने सेल के बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी ली थी। फिर हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की, उसकी बेसिक नॉलेज ली। फिर हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देन हमने ये डिस्कस किया था कि सेल की जो शेप है, साइज़ है, वो क्या होती है, वो किस पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य के बारे में। तो जीवद्रव्य जीवन का सार है। उसके बाद जीवन की भौतिक आधारशिला है। इसको किस साइंटिस्ट ने हमें बताया? इसको बताया हक्सले ने। फिर जीवद्रव्य के लिए साकोर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया डुजार्डिन ने 1835 में। उसके बाद एक परकिंसे नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया प्रोटोप्लाज्म यानी कि साकोर न कह के अब हम इसको कहते हैं जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। फिर साइंटिस्ट वागोवान मोहल ने हमें बताया 1846 में कि पादप कोशिका में जो जीवद्रव्य पाया जा रहा है उसकी डिटेल में हमें नॉलेज दी, इन्फॉर्मेशन दी और उसके इम्पोर्टेंस को भी बताया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सेल में जो प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है उसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, फिर साइटोसॉल पाया जा रहा है। तो साइटोसॉल क्या होता है, उसमें प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस कर लिया था कि जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये कैसा पदार्थ होता है, किस वजह से हम जो है कि इसको एक भौतिक आधारशिला कह रहे हैं जीवन की, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद ये किस तरीके का दिखाई देता है, स्वच्छ होता है, रंगहीन, चिपचिपा यानी कि जेली लाइक जेलेटिनियस सब्सटेंस होता है, बहुत ही सूक्ष्म कणों का जलीय विलयन होता है जो कि विस्कोस होता है, इलास्टिक होता है और ग्रैनुलर होता है। और ये बिल्कुल एक स्प्रिंग की भांति कार्य करता है, जैसे कि एक स्प्रिंग। इसमें कई प्रकार की जो है कि रिक्तिकाएँ पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो विजुअल्स है, वो हमें किस तरीके का दिखाई देता है? वो दिखाई देता है फेन युक्त, जैसे साबुन का झाग। और इसमें उत्तेजनशीलता का ये गुण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे भौतिक प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से। अब जीवद्रव्य में कौन कौन से मूवमेंट पाए जा रहे थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। साइक्लोसिस 2 प्रकार का होता है, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। पहला होता है रोटेशन और दूसरा होता है सर्कुलेशन। और ये किन एनिमल में पाया जा रहा है, किन प्लांट्स पार्ट में पाया जा रहा है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा हमने जाना था सिलेरी मूवमेंट के बारे में। तीसरा हमने जाना था अमीबॉयड मूवमेंट के बारे में। इसके बाद हमने ये भी जान लिया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक कोलाइडल विलयन होता है। अब कोलाइडल विलयन क्यों होता है इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये सॉल और जेल के फेज़ में भी पाया जाता है, इसमें ब्राउनियन मूवमेंट होती है। इसकी इस कोलाइडल प्रॉपर्टी की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे सेल पे, वो भी हमने समझ लिया था। यानी कि जो इसका कोलाइडल नेचर है और कुछ हद तक ये सस्पेंडेड फॉर्म में भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रू विलयन और जो सस्पेंडेड विलयन होते हैं उसके बीच में पाया जाता है। ना ही ये ट्रू विलयन मतलब सोल्यूशन होता है और ना ही सस्पेंडेड। जो बीच की स्थिति होती है वो होती है और इस वजह से इसको हम पायस भी कहते हैं। ठीक है, पायस कहते हैं। और ये सॉल और जेल की अवस्था में भी पाया जाता है, यानी कि ये रूप अपना जो है कि रूप बदलता रहता है, कभी सॉल कभी जेल की स्थिति में रहता है। दैट्स वाई ये इसमें ब्राउनियन मूवमेंट भी होती रहती है। इसकी वजह से ये कभी सस्पेंडेड फॉर्म में मतलब एकदम जो कहते हैं कि जो सोल्यूशन के कण हैं वो तली में बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक, अगर ये तली में बैठ जाएगा तो इसको हम इसकी कोलाइडल स्थिति अगर समाप्त हो जाएगी तो फिर वो प्लाज्म जो है कि जीवित अवस्था में नहीं हो पाएगा, उसको मृत्यु घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे रहते हैं? निलंबित अवस्था में ही रहते हैं, यानी कि सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। ना पूरी तरीके से ये ट्रू सोल्यूशन होते हैं, ना पूरी तरीके से ये सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। इसमें लगातार ब्राउनियन मूवमेंट पाई जाती है, जिसकी वजह से इसकी स्थिति ऐसी बनी होती है
कि इसके जो कण हैं वो तली में बैठते नहीं हैं। तो जैल दशा में जो है कि ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होती है, इस वजह से ये सॉल की अवस्था में ही पाया जाता है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का नेचर क्या होता है। तो जीव द्रव्य की प्रकृति के विषय में समय समय पर बहुत सी विचारधाराएं प्रस्तुत की गई, जो अब केवल ऐतिहासिक महत्व की है, जिसमें से एक जो है कि है थियरी जो कि एक्सेप्टेड है, मोर एक्सेप्टेड है। तो पहला है आपका रेटिकुलर थियरी, यानी कि जीव द्रव्य एक महीन जाली के रूप में रहता है, ठीक। और दूसरा है फाइब्रिलर थियरी, यानी कि जीव द्रव्य महीन रेशों के रूप में रहता है। दानेदार यानी ग्रैनुलर थियरी, जीव द्रव्य एक सूक्ष्म दानेदार पदार्थ है। वाई कोशिकामय सिद्धांत, यही एक सिद्धांत है जिसको बहुत ज़्यादा माना जाता है। क्यों माना जाता है? जीव द्रव्य एक द्रव्य की अति सूक्ष्म बूंदों का समूह है जो एक दूसरे तरल पदार्थ में फैले रहते हैं। इस प्रकार से यह एक पायस यानी कि इमल्सन की तरह होते हैं। यह सिद्धांत आधुनिक विचारधारा के से अधिक मिलता है, दैट्स वाई इसी को हम एक्सेप्ट करते हैं, इस थियरी को। अब हम बात करेंगे जीव द्रव्य की केमिकल कंपोजिशन की, यानी कि व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य एक बहुत ही जटिल पदार्थ होता है, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। इसका विश्लेषण करते समय या फिर इसको पढ़ते समय, इसको स्टडी करते समय इस कारण यह जानना कठिन हो जाता है कि यह जीवित अवस्था में किस प्रकार का होता है। ताज़े भार के आधार पर जीव द्रव्य में विभिन्न पदार्थ निम्नलिखित अनुपात में पाए जाते हैं। ये क्योंकि बहुत जटिल होता है, इसलिए इसका विश्लेषण करते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम इसके एग्जैक्ट यानी कि यह जीवित अवस्था में कैसा होता है, इसको जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम ताज़े भार के आधार पर जीव द्रव्य में विभिन्न पदार्थ निम्नलिखित अनुपात में पाए जाते हैं। इसको किन्होंने दिया था, प्रिस्क्राइब किया था या किन्होंने दिया था? ये एन.एस. कोहन ने 1969 में प्रेजेंट किया था। तो ताज़े भार के आधार पर जीव द्रव्य में विभिन्न पदार्थों का अनुपात इस प्रकार होता है। जो जल होता है वो 90% होता है, इसमें आप +-2 जो है कि कर सकते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये केंद्रक रस में होता है। और हाइलोप्लाज्म का मतलब होता है जो आपका साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स पाया जाता है, उसको हम कहते हैं, जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसी को हम कहते हैं हाइलोप्लाज्म। और प्रोटीन जो पाया जाता है वो 7% आता है। ये डिफरेंट मेम्ब्रेन में होता है, हाइलोप्लाज्म में होता है और एंजाइम्स में होता है। एंजाइम्स आपके मेनली बने किसके होते हैं? प्रोटीन के ही बने होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है जो कि 2% पाया जा रहा है। हाइलोप्लाज्म में पाया जा रहा है, संचित पदार्थ के रूप में पाया जा रहा है। लिपिड प्रेजेंट होता है आपका मेम्ब्रेन में, हाइलोप्लाज्म में और निष्क्रिय पदार्थ में। अकार्बनिक अम्ल 1% पाया जाता है, हाइलोप्लाज्म को फैक्टर के रूप में पाया जाता है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल 7% होता है जो कि केंद्रक और कोशाद्रव्य में पाया जा रहा है। डीएनए आपका पाया जाता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरिमकणक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। तो जीव द्रव्य के बेसिस पे हम ही कह सकते हैं कि कोई भी जीव हो या फिर कोई भी पौधा हो, कोई एनिमल हो, उसमें ये स्थिति पाई जाती है किन चीज़ों की? इन सब चीज़ों की। चाहे वो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रोटीन की बात करें या फिर आरएनए और डीएनए की बात करें। तो जल में उगने वाले, कंपैरिजन करते हैं, जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनमें लगभग 95% तक जल होता है। जो डॉर्मेंट स्टेज में सीड चले जाते हैं यानी कि सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, उनमें जीव द्रव्य में जो होता है उसमें जल कितना % होता है? 10 to 15%, यानी 10 से 15% पाया जाता है। सूखे पदार्थों में 99% जो है कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं और जो बचते हैं वो शेष अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कुछ कैटायंस पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा आयरन। और कुछ ऋणायन भी पाए जा रहे हैं जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड। खनिज तत्व पौधों की कोशिकाओं पर विशेष प्रभाव डालते हैं और कोशिका व वातावरण के बीच परासरण यानी कि ऑस्मोसिस की क्रिया में भी विशेष भूमिका निभाते हैं। कार्बनिक पदार्थों में आपका कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिक है, जिनमें से लास्ट के यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जीव द्रव्य में पाए जाते हैं।
इनका जो काम होता है वो होता है एनर्जी प्रदान करने का, यानी कि ऊर्जा देने का, जो कि कोशिका के बहुत से कार्यों के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की, उसके लिए एनर्जी बहुत ही ज़रूरी होती है। और वो कहाँ से मिलती है हमको? कार्बोहाइड्रेट से, जो कि सेल में प्रेजेंट होता है स्टोर्ड फॉर्म में। कुछ लिपिड्स भी पाए जा रहे हैं जो कि कोशिका की जो रचना में भाग लेते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं, यानी कि इनसे हमें एनर्जी भी मिलती है। उनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं, परंतु जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जबकि लिपिड से हमें कम एनर्जी मिलती है। और लिपिड में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो भी कम ही होती है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि ये मेम्ब्रेन के बनने में, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी टेक पार्ट करते हैं। और जो प्रोटीन होता है वो कुल ठोस पदार्थों का 64% होता है। जीव द्रव का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसको बहुत ध्यान से आप अंडरलाइन करके समझ लीजिए कि जो जीव द्रव्य होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? वो होता है प्रोटीन। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कभी कभी फास्फोरस भी पाया जाता है। यह जीव द्रव का सबसे जटिल अणु है। यह जीव द्रव में होने वाले असंख्य रासायनिक परिवर्तन, यानी कि जो परिवर्तन होते हैं उसमें एंजाइम्स भी टेक पार्ट करते हैं। और हम जानते हैं कि जो एंजाइम्स होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है प्रोटीन का। और जो प्रोटीन होते हैं वो किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल, यानी कि जो अमीनो एसिड होती है वो, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो अमीनो एसिड से ही बनता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत से अमीनो अम्लों के संघनन से बनती है। इसलिए अमीनो अम्ल रासायनिक पदार्थ होते हैं और ये 20 प्रकार के, विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो संघनन करके, यानी कि कंडेंसेशन करके विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो यह कार्बन, हाइड्रोजन